हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम आपको जनसंख्या की वृद्धि, भारत में जनसंख्या वृद्धि की विभिन्न प्रावस्थाएं, जनसंख्या वृद्धि में अक्षेत्रीय विभिन्नताएं और जनसंख्या में किशोरों की संख्या के बारे में पढ़ाएंगे। ये पाठ है भारत जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि एवं संगठन, इंडिया पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कंपोजिशन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या निवास करती है। मतलब लगभग 121 करोड़ जनसंख्या भारत में निवास करती है और भारत का स्थान क्षेत्रफल में 7वां है। लगभग 2.4% क्षेत्रफल विश्व का भारत है और जनगणना हर 10 वर्ष बाद की जाती है। जैसे अभी जनगणना 2011 में हुई थी, इसके बाद जनगणना 2021 में होनी है। इन 10 वर्षों में जो वृद्धि होती है उसे दशकीय वृद्धि कहा जाता है। 10 साल में जो भी जनसंख्या बढ़ती है, जैसे 2011 में आपकी जनसंख्या 121 करोड़ है और 10 साल बाद 2021 में गिनती करने पर अगर ये 135 करोड़ 130 करोड़ होती है तो जो वृद्धि हुई, जो जनसंख्या बढ़ी, उसको दशकीय वृद्धि कहा जाता है। 10 साल में बढ़ी हुई जनसंख्या को दशकीय वृद्धि कहा जाता है। और उसके अलावा एक वार्षिक वृद्धि होती है। वार्षिक वृद्धि मतलब एक साल के बाद जो जनसंख्या बढ़ती है। जैसे अभी इस साल 121 करोड़ है, अगले साल बढ़कर ये 122 करोड़ होगी। जो एक साल में जनसंख्या बढ़ी उसे वार्षिक वृद्धि कहते हैं और जो 10 साल में जनसंख्या बढ़ी उसे दशकीय वृद्धि कहा जाता है। तो भारत की जनसंख्या की दशकीय और वार्षिक वृद्धि दर बहुत ऊंची है। मतलब 10 साल में जो जनसंख्या बढ़ती है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ती है और हर साल जो जनसंख्या बढ़ती है वो भी अधिक बढ़ती है। भारत की जनसंख्या की वार्षिक दर 1.4% है और भारत की जनसंख्या 1901 में 23 करोड़ थी, 1981 में 68 करोड़ हो गई और 2011 में 121 करोड़ हो गई है। और यह भी कहा जाता है विश्व विकास की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 तक भारत की जनसंख्या लगभग 125 करोड़ हो जाएगी। तो ये जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि की विभिन्न प्रावस्थाओं के बारे में अब हम बताएंगे। यदि हम बीती एक शताब्दी के समय का जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से विश्लेषण करें तो विभिन्न स्थितियां या प्रावस्थाएं स्पष्ट होती है। मतलब अगर हम एक शताब्दी मतलब 100 साल की जनसंख्या वृद्धि के बारे में अगर हम पढ़ें तो बहुत सारी स्थितियां आती है, बहुत सारी स्टेज आती है और बहुत सारी अवस्थाएं आती है। इन अवस्थाओं को हमने 4 भागों में बांटा गया है। प्रावस्था क सन 1901 से 1921 तक ये प्रावस्था क है। ख प्रावस्था ख सन 1921 से 1951 तक और प्रावस्था ग सन 1951 से 1981 तक और प्रावस्था घ सन 1981 से 2011 तक। ये लगभग 100 साल के जनसंख्या वृद्धि के बारे में, अवस्थाओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो प्रावस्था क मतलब एक स्टेज ये थी कि सन 1901 से 1921 तक की अवधि, इसमें जनसंख्या की वृद्धि दर अति निम्न रही। जनसंख्या बहुत कम बढ़ी। 1901 से 1921 तक जनसंख्या में वृद्धि बहुत कम रही। क्यों रही? क्योंकि जन्म दर और मृत्यु दर, मतलब जितने बच्चे पैदा हो रहे थे उतने ही मृत्यु हो रही थी, दोनों ही ऊंचे रहे। जितना पैदा हुआ उतने ही मरे, तो जनसंख्या वृद्धि बिल्कुल कम हो गई। तो जिसके कारण देश में जनसंख्या वृद्धि दर निम्न रही। निम्न स्तरीय सुविधाएं थी, निरक्षरता थी, लोग पढ़े लिखे नहीं थे, सुविधाएं थी नहीं, मेडिकल, चिकित्सा, भोजन, जितनी भी बेसिक सुविधाएं थी वो सब अपर्याप्त थी। इसी वजह से उच्च जन्म दर थी और मृत्यु दर थी, हाई
बर्थ रेट और हाई डेथ रेट, इसी की वजह से जनसंख्या 1901 से 1921 की अवधि तक के जनसंख्या वृद्धि बहुत कम रही, जनसंख्या बढ़ी नहीं। उसके बाद दूसरी अवस्था आई प्रावस्था ख, 21 से लगाकर 1921 से लगाकर 1951 की अवधि, इसमें जनसंख्या स्थिर रही। इस अवधि को स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इस अवधि में चिकित्सा सुविधाएं, मेडिकल में बहुत सुधार हुआ और मेडिकल में सुधार होने के कारण मृत्यु दर में गिरावट हो गई। मृत्यु दर कम हो गई मगर जन्म दर ज्यों की त्यों रही। मृत्यु दर कम हो गई मगर जन्म दर ज्यादा रही, जिसके कारण पिछली अवस्था की तुलना में इसमें जनसंख्या वृद्धि ज्यादा रही। पहली अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर अधिक थी, इस वजह से जनसंख्या वृद्धि नहीं हुई, मगर इसमें मेडिकल में सुधार होने के कारण जन्म दर उतनी रही, मृत्यु दर कम हो गई, इसकी वजह से जनसंख्या बढ़ गई। और उसके बाद तीसरी अवस्था आई 1951 से 1981 तक, इसको भारत में जनसंख्या विस्फोट के नाम से जाना था। जनसंख्या विस्फोट का मतलब इस अवधि में सबसे अधिक जनसंख्या भारत में बढ़ी, क्योंकि इस अवधि में जन्म दर ऊंची रही लेकिन मृत्यु दर में तेजी से गिरावट आ गई, क्योंकि जीवन स्तर सुधर चुका था, अर्थव्यवस्था अच्छी हो चुकी थी, मेडिकल सुविधाएं बहुत ज्यादा लोगों को मिल रही थी, जमाना आधुनिक हो गया था। इसकी वजह से मृत्यु दर में कमी आ गई। और इसके अतिरिक्त 30 वर्षों की अवधि में भारत के समीपवर्ती देशों से जैसे बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान से बहुत से नागरिक दूसरे देशों के आके हमारे देश में बस गए। इसकी वजह से भी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी। इस अवस्था को आपका जनसंख्या विस्फोट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जनसंख्या सबसे अधिक बढ़ी, बाहर के देशों से भी आए और अपने देश में भी बढ़ी, क्योंकि मृत्यु दर कम हो गई और जन्म दर ज्यों की त्यों रही, इसकी वजह से जनसंख्या बढ़ी। उसके बाद आखिरी प्रावस्था जो है 1981 से 2011 तक, ये आपकी लास्ट प्रावस्था है। इस अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची रही लेकिन उसमें थोड़ी थोड़ी गिरावट महसूस की गई। उक्त अवधि में जन्म दर मृत्यु दर दोनों की जनसंख्या घट गई, जन्म दर भी घट गई और मृत्यु दर भी घट गई। उस अवधि में क्या हुआ, भारत में जो शादी होती थी उसकी औसत आयु में वृद्धि होगी। पहले कम उम्र में शादी होती थी मगर इस टाइम आते आते अधिक उम्र में शादी होने लग गई और जीवन गुणवत्ता में सुधार होने लग गया और महिलाएं पढ़ी लिखी हो गई। उसकी वजह से देश में जनसंख्या, मृत्यु दर और जन्म दर दोनों घट गई। तो देश में जनसंख्या वृद्धि दर अभी भी ऊंची है और ऐसा कहा जाता है कि 2025 तक के लगभग 135 करोड़ जनसंख्या भारत की हो जाएगी, जो बहुत अधिक है, जबकि भारत का एरिया 2.4% ही है और क्षेत्रफल में इसका 7वां नंबर है, और मगर विश्व की 17.5% जनसंख्या भारत में पाई जाती है। इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि में अक्षेत्रीय विभिन्नता है। अक्षेत्र का मतलब पूरे अगर देश को देखें तो जनसंख्या वृद्धि अलग अलग राज्यों में अलग अलग पाई जाती है। अब जैसे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पौंडीचेरी, गोवा जैसे राज्य हैं, इनमें राज्यों में निम्न जनसंख्या वृद्धि पाई जाती है। यहाँ वृद्धि दर 20% से अधिक है। और 6 बड़े राज्य जिनके अंदर आपके उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश है, इनमें 1911 और 1991 से 2011 की अपेक्षा 2001 और 2011 में दशकीय वृद्धि दर कम रही। सबसे ज्यादा जनसंख्या की गिरावट जो महसूस की गई आपकी आंध्र प्रदेश में, और सबसे अधिक जनसंख्या जो बढ़ी वो आपकी महाराष्ट्र में बढ़ी है। तो केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु इनमें वृद्धि दर 20% से अधिक रही, और जबकि गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, बंगाल जैसे राज्यों में 20% से अधिक, मतलब 25% के लगभग जनसंख्या वृद्धि रही। मगर उसके बाद हम आते हैं जनसंख्या में किशोरों की संख्या।
किशोर मतलब 10 से 19 साल के लड़के और लड़कियों को किशोर कहा जाता है। तो भारत में जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण पक्ष इसमें किशोरों की संख्या है। किशोरों का मतलब 10 से 19 साल के जो बच्चे होते हैं, लड़के और लड़कियां, उनको किशोर कहा जाता है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में किशोरों का परसेंटेज 21% है, जिसमें 52.5% किशोर हैं, लड़के हैं, और 43.5% लड़कियां हैं। भारत में किशोरों के सम्मुख बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे विवाह की निम्न आयु होना, निरक्षरता, पढ़े लिखे ना होना, विभिन्न प्रकार के अपराधों में शामिल होना। इसलिए भारत सरकार ने किशोरों की शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए हैं, विशेष योगदान किए गए हैं, और कुछ विशेष नीतियां बनाई हैं तथा उनके गुणों को अच्छा उपयोग किया जा सके, इसलिए एक राष्ट्रीय युवा नीति बनाई गई। ये सबसे बड़ा उदाहरण है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा नीति बनाई गई, फरवरी 2004 में आरंभ की गई, जो खालिस आपका किशोर किशोरियों के लिए थी और राष्ट्रीय युवा नीति के नाम से जाना जाता है, जो भारत के युवाओं के लिए एक दूरदर्शी प्रस्ताव रखती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? देश के युवाओं को अपनी पूरी अक्षमता का उपयोग करने के लिए सक्षम बनाना और उनके द्वारा भारत को राष्ट्रों के समूह में अपना उचित स्थान प्राप्त करना है। भारत सरकार ने 2015 में कौशल विकास योजना शुरू करी और बहुत सारी नीतियां बनाई गई किशोर किशोरियों के लिए, जिसका उद्देश्य देश भर में हो रहे कौशल से संबंधित अति गतिविधियों के लिए एक रूपरेखा प्रदान करना है। तो ये राष्ट्रीय युवा नीति एक तरह से किशोर किशोरियों को ध्यान में रखते हुए 10 से 19 साल के बच्चों के लिए बनाई गई।